हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। बच्चों, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 2 ऑफ वेक्टर अलजेब्रा में। स्टूडेंट्स, मैंने वेक्टर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट एक स्टार्ट करी थी लास्ट ईयर, लेकिन उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला उसको कंटिन्यू करने का। तो अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में अभी अभी हुए हो, या आप बीएससी सेकंड ईयर में हो, या फाइनल ईयर में हो, या आप +1 के स्टूडेंट हो, चाहे +2 कर रहे हो, वेक्टर्स आप सबको बहुत अच्छे से आना चाहिए। वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, क्योंकि चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हो बीएससी फर्स्ट ईयर में, आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जहाँ पे मोशन इन्वॉल्व है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब चीजें हैं, तो ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो वेक्टर्स के साथ डील करना, इसलिए आप सबको बहुत अच्छे से आना चाहिए। टिप्स भी होने चाहिए वेक्टर्स के सारे जो आपके रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में हमने वेक्टर एडिशन को सीखा था, जिसका लिंक अभी आपको ऊपर नजर आ रहा है और प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हो। लेक्चर नंबर 1 में हमने वेक्टर एडिशन को सीखा था कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं सर, किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, 2D में कैसे लिखते हैं, 3D में कैसे लिखते हैं, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन का फिजिकल मीनिंग क्या है, वेक्टर्स की एडिशन का फिजिकल मीनिंग क्या है, ये सब चीजें हमने लेक्चर नंबर 1 में करी थी। तो आज के इस लेक्चर में हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में दो टॉपिक्स आते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज हम डॉट प्रोडक्ट को सीखेंगे। डॉट प्रोडक्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में आपको और बताऊंगा, क्योंकि हमने वैसे फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा डिस्कस किया था, लेकिन उसको हम थोड़ा रिपीट करेंगे, क्योंकि हम अभी 3D में जो वेक्टर बनाया जाता है उसको कैसे रिजोल्व करते हैं, किस तरह से हम वेक्टर से कंपोनेंट 3D में निकाल सकते हैं, ये पहले सीखेंगे। तो 2D से स्टार्ट करके रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हमारे काम आने वाला है। तो पहले कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को स्प्लिट करके जो हमारे पास दो कंपोनेंट्स आते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर भी बोला जाता है। कब प्रोजेक्शन बोला जाता है, क्यों बोला जाता है प्रोजेक्शन, ये सब चीजें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से मेरे साथ साथ देखेंगे और अपनी कॉपी पे नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है बच्चे, जो सबसे पहला टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 वेक्टर्स का, मैं वेक्टर अलजेब्रा करवा रहा हूं अभी। इसके बाद हम वेक्टर कैलकुलस भी स्टार्ट करेंगे, जो सिर्फ बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, या बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वेक्टर कैलकुलस, जिसमें हम कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, ये सब चीजें करेंगे। तो वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 2 में हम सबसे पहले आज बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इसके दो केस बनेंगे। ठीक है जी, दो केसेस है हमारे पास। केस नंबर 1 है हमारे पास कि अगर हमारे पास वेक्टर एक प्लेन के अंदर है, वेक्टर इन ए प्लेन, मतलब 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर 2D में है वेक्टर। प्लेन वैसे कोई भी हो सकता है, ये वाला प्लेन हो सकता है परपेंडिकुलर टू ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड का प्लेन हो सकता है, ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन हो सकता है, लेकिन वेक्टर उस एक सिंगल प्लेन के अंदर है। इन तीनों के अलावा कोई आर्बिट्ररी प्लेन भी हो सकता है। तो एक तो ये केस बनेगा, इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे वेक्टर के, 2 कंपोनेंट्स। हम वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर पाएंगे। दूसरा हमारे पास केस होगा वेक्टर इन स्पेस। तो जो स्पेस में वेक्टर है, क्या वो सर प्लेन में नहीं हो सकता, वो भी किसी सिंगल प्लेन में हो सकता है। लेकिन अगर हम इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करेंगे ना, ये हमारा ओ ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ओरिजिन से मान ले ऐसे यहाँ पे वेक्टर है, तो उस वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हम फाइंड कर सकते हैं, वन अलोंग एक्स एक्सिस, अनदर अलोंग वाई एक्सिस, एंड लास्ट कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस। तो ये अभी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो केस 1 है, उसमें कैसे हम देखते हैं। देखिए, ये मान लो हमारे पास ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर की लेंथ होगी सर। अब इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो डायरेक्शन कैसे बताई जाती है, किसी नॉन डायरेक्शन के विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा दिया जाता है हमें। तो हमें वेक्टर की लेंथ पता है और एंगल थीटा पता है। हमें इसके दो कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये मान लो वाई एक्सिस है। तो अब इस वेक्टर को आप स्प्लिट कर सकते हो, तोड़ सकते हो। जो इस वेक्टर का रिजल्ट है वो उन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट होगा। इसका मतलब होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, कैसे अब इसको स्प्लिट करें। हम यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे नीचे गिराते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। वो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे जाके गिरता है, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक की जो लेंथ होती है, ये वाली लेंथ, उसको बोलते हैं ए एक्स। ए के पैर में एक्स, ए सब एक्स। तो ए सब एक्स का मतलब है एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है जी, इसकी वैल्यू भी निकालनी है। ये तो मैंने जस्ट एक सिंबल माना कि ये ए एक्स है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये चीज जो है वो बेस है,
और ये लेंथ जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो हमें बेस फाइंड करना है। तो बेस क्या होता है? हाइपोटेन्यूज टाइम्स cos थीटा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। हाइपोटेन्यूज इज ए, लेंथ उसकी ए है, तो ये बन गया a cos थीटा। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो इस वेक्टर का कंपोनेंट आया है उसको बोलेंगे a cos थीटा, उसकी वैल्यू a cos थीटा है। ऐसे ही y के अलोंग कंपोनेंट कैसे निकालना है? तो इस टिप से आपको ऐसे परपेंडिकुलर गिराना है y एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पे जाके इस परपेंडिकुलर ने कट करा, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक की जो लेंथ है उसको ए वाई बोलेंगे, ये वाली लेंथ। अब ये जो लेंथ है ये इस परपेंडिकुलर के बराबर है। राइट एंगल ट्रायंगल जो मैंने अभी आपको बताया था उसका परपेंडिकुलर जो है वो इसके बराबर है। तो ये परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करें सर? तो इस परपेंडिकुलर को फाइंड करना है। ए वाई वो होता है हाइपोटेन्यूज टाइम्स साइन थीटा। आई होप आपको ये चीज पता है ना कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा होता है जी। चलो, तो मतलब y कंपोनेंट है हाइपोटेन्यूज टाइम साइन थीटा। हाइपोटेन्यूज इज a, तो दिस इज a साइन थीटा। तो मतलब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हो गए, एक x एक्सिस के अलोंग, एक y एक्सिस के अलोंग। तो फिर हम इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, a वेक्टर x कंपोनेंट जो है वो x एक्सिस के अलोंग है, तो हम आई कैप लगाएंगे। आई कैप क्या बताता है? ये बताता है डायरेक्शन सिर्फ। इसको क्या बोलते हैं? रिकॉल करिए, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, प्लस हम लिखेंगे दूसरा कंपोनेंट y कंपोनेंट, उसकी डायरेक्शन है y एक्सिस वाली, इसलिए इसको लिख देंगे ए वाई जे कैप। ये पार्ट डायरेक्शन बता रहा है, ये पार्ट मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है। तो हम वापस से लिख देते हैं ए वाई जे कैप। तो आप वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हो। अब यहां अगर आप ए एक्स को पुट करना चाहते हो तो कर दो, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। तो इस तरह से आप ए वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हो। एक छोटी सी एग्जांपल से समझेंगे। मान लो 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है और वो हमारा एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस है, एंगल बना रहा है 30 डिग्री। अब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग। तो जो हमारा एक्स के अलोंग कंपोनेंट है परपेंडिकुलर फेंका, ये एक्स के अलोंग कंपोनेंट है जिसकी वैल्यू है a cos थीटा। तो ये बन गया a की वैल्यू 10, ये a की वैल्यू अभी आ गई 10 इस केस में। cos 30, cos 30 होता है √3/2, इट इज 10 cos cos 30 की वैल्यू √3/2 मीटर। तो ये 10 मीटर का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस 10 √3/2 मीटर है। इसी तरह से ये हमारा वाई एक्सिस, वाई के अलोंग परपेंडिकुलर फेंका, तो ये जो लेंथ आई है वो भी मैंने बताया आपको, वो ए साइन थीटा होती है। ए होता है 10 साइन थीटा, मतलब साइन 30, साइन 30 हाफ होता है, 10/2 इज 5, तो ये 5 मीटर है। मतलब ये 10 मीटर का वेक्टर आप ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं इसको बोल दूं कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वेक्टर है, तो आप इस एस वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? एक्स एक्सिस के अलोंग 10 √3/2 आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आई कैप, प्लस वाई एक्सिस के अलोंग 10/2, अरे वो तो 5 अभी कैलकुलेट कर ही लिया था, 5 जे कैप, तो ये भी 5 ही है। 5 √3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरह से भी लिखा गया। अब वेक्टर चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे 10 और 30 दिया हो, दोनों ही केस में सेम ही बात है। लेकिन हमें कंपोनेंट्स में वेक्टर को लिखने का फायदा होता है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि अगर 3-4 वेक्टर एक ही पॉइंट पे अप्लाई हो रहे हैं, जैसे मान लो ये मेरा डस्टर है, इसको इधर से मैं इधर खींच रहा हूँ, एक बंदा इधर खींच रहा है, दूसरा इधर खींच रहा है, तीसरा इधर खींच रहा है, 4-5 फोर्सेस लगा दी इस पे, तो अभी रिजल्टेंट निकालना है। तो उस केस में हम हमेशा रिजॉल्व कर लेते हैं सारे वेक्टर्स को। एक्स एक्सिस के अलोंग सारी वैल्यूज निकाल लो, वाई के अलोंग निकाल दो, एक्स वाले कंपोनेंट्स आपस में ऐड कर दो, वाई वाले आपस में ऐड कर दो, यू विल गेट रिजल्टेंट। तो वो ऐसे होता है, इसलिए रेजोल्यूशन करनी बड़ी जरूरी है। अब एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। पहले आप इसको कॉपी पे नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके। अभी हम एक एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे होती है। अब हमारा रिजल्ट जो हमने निकाला ना उसको डायरेक्टली अप्लाई करना सीखेंगे हम। देखो, ये एक और कलर है मेरे पास, बड़ा प्यारा सा, पता नहीं नजर आएगा, आना तो चाहिए। देखो, मान लो ये हमारा अभी वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। कलर चेंज कर लेते हैं, हो सकता है ना नजर आए। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस। चलो, अब वेक्टर हमारा ये है भाई साहब,
वेक्टर हमारा ये है, इधर बना दिया मैंने ए वेक्टर, और ये एंगल थीटा है। अब आपको बोला गया कि इस ए वेक्टर के कंपोनेंट्स बताइए क्या होंगे, इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखिए। अब आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर फेंकना है जेड एक्सिस से, तो ये वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा होगा। जिस डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा गिवन होता है उस डायरेक्शन में कॉस कंपोनेंट आता है। ये शॉर्टकट है, आपको याद रखना है। इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टिप से दूसरे एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर फेंकना है। अब इस टिप से वाई पे कैसे फेंको परपेंडिकुलर, तो वाई को पीछे की तरफ ले आइए, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब यहां से आप जब नीचे परपेंडिकुलर फेंकेंगे तो ये यहां कट करेगा, तो ये कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। बस सीधा सीधा आप लिख देंगे, जिस डायरेक्शन के साथ जेड के साथ थीटा गिवन है उधर कॉस कंपोनेंट, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट। तो इस तरह से अब ए कॉस थीटा की डायरेक्शन क्या है, के कैप। जेड एक्सिस के अलोंग जो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं ना वो के कैप होता है। और ए साइन थीटा की डायरेक्शन क्या है, ये वाई के ऑपोजिट जा रहा है, नेगेटिव वाई के अलोंग, तो इसको माइनस जे कैप बोलेंगे। मतलब इस ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूं ए कॉस थीटा के कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप। तो इस एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा कि वेक्टर अगर उल्टा भी दिया हुआ है तो उसके कंपोनेंट्स ऐसे निकाले जाते हैं। इसको नोट डाउन करिए कॉपी पे। एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 यहां पे बना रहा हूं मैं, काफी स्पेस है हमारे पास। देखिए अब मैं सारे एक्सेस बना रहा हूं, ये वाई, ये माइनस वाई, ये हमारा एक्स, ये पीछे की तरफ माइनस एक्स, ये हमारा जेड नीचे की तरफ माइनस जेड। तो ये अभी सारे एक्सेस बना दिए मैंने 3D के अंदर। अब हमारा जो वेक्टर है ना इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है, ये ब्लू कलर में जो आपको वेक्टर नजर आ रहा है, ये वेक्टर हमारा इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है। कौन सा हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये आपको नजर भी आएगा, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, यहाँ पे एक प्लेन बना दें हम ऐसे करके, लाइक दिस, ये वाला। तो ये जो प्लेन है ये वेक्टर की टिप है, ये जो प्लेन है ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। तो मतलब वेक्टर के जो दो कंपोनेंट्स आएंगे उसमें एक आई कंपोनेंट होगा और एक जे होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन माना है। अब थीटा एंगल कौन सा है सर, तो थीटा एंगल हम दे देते हैं आपको वाई एक्सिस के साथ। तो अब सीधा लिखना मुझे, वेक्टर का नाम है आर वेक्टर। ठीक है, ये आर वेक्टर है। तो अब मुझे फटाफट लिखना है, तो बड़ा आसान है, आर वेक्टर इज आर कॉस थीटा जे कैप। क्योंकि देखिए वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल बन रहा है हमारा, तो वाई के अलोंग कॉस कंपोनेंट आएगा, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो हमारा ये आएगा, ये यहां से ऐसे परपेंडिकुलर गिरा ना, तो ये जो मैं बना रहा हूं इसको रेड कलर से बना के दिखाते हैं आपको। ये हमारा नेगेटिव एक्स कंपोनेंट है और ये वेक्टर का वाई कंपोनेंट है, दोनों मैंने बना दिए। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्स है, तो ये माइनस आर साइन थीटा आई कैप आएगा। माइनस आई कैप इसलिए आया क्योंकि एक्स एक्सिस तो मेरा बाहर की तरफ है, लेकिन वेक्टर ब्लैक बोर्ड से पीछे जा रहा है। तो आपको इस तरह से फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। अभी हम 3D में जाएंगे, 3D के बाद हम डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। तो ये दोनों एग्जांपल्स कॉपी पे नोट डाउन करिए। तो इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोला जाता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि तीनों एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अभी वैसे दो बनाए थे हमने, अब हम स्पेस की बात करने वाले हैं, वेक्टर इन स्पेस। तो ये वाला काम अभी हम करेंगे। यहां बनाते हैं डायग्राम, देखिए। ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है बच्चे, तो ये वाई होगा, ये जेड होगा। देखिए ये वाला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, इसमें हम एक्स से वाई की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाएं तो हमारा थंब जेड के अलोंग आना चाहिए। इसको राइट हैंडेड सिस्टम बोलते हैं। हमेशा एक्स वाई ऐसे ही होगा। देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे एक्स मान लूं, यहाँ वाई मान लूं, तो जेड यहाँ आएगा, क्योंकि मैं एक्स से वाई की तरफ अगर अपनी फिंगर्स को घुमा रहा हूं, मेरा थंब व्हाइट बोर्ड से बाहर आएगा, तो जेड व्हाइट बोर्ड से बाहर आ रहा है। चलिए ऐसे मान लेते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिन आ गया, एक हमारा वेक्टर आ गया, ये हमारा वेक्टर है। अब ये 3D में है, आप इसको ऐसे इमेजिन करिए जैसे आप एक रूम में बैठते हो, तो उस रूम का जो कॉर्नर है वो ओरिजिन है हमारा। उस कॉर्नर से एक साइड ऐसे निकल रही है रूम का, एक एज वैसे परपेंडिकुलर जाएगा, एक वर्टिकली अप जाएगा। तो मान लो उस कॉर्नर से आपने रस्सी बांधी और उसको ऐसे करके खींच लिया आपने रस्सी को, तो जहां पे आपने रस्सी को पकड़ रखा है वो वेक्टर है।
तो वो जो वेक्टर है 3D के अंदर है। अब वो वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। उन एंगल्स को बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो हमें इस केस में इस वेक्टर की लेंथ चाहिए होती है, ए वेक्टर, इसकी लेंथ चाहिए होती है वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए। दूसरा हमें एंगल चाहिए होते हैं। कौन से एंगल? एक एंगल होगा हमारे पास एंगल ऑफ ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस, उसको बोल देंगे अल्फा। दूसरा होगा एंगल ऑफ वेक्टर विद वाई एक्सिस को बोल देंगे बीटा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री नहीं है। आपको नजर तो आ रहा है कि ये बोर्ड के अंदर मैंने बनाया वेक्टर पॉइंट पी का वेक्टर, बट एक्चुअली ये वेक्टर से रीजन से ऐसे बाहर की तरफ है, तो कहीं पर भी हो सकता है ऐसे। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा 90 नहीं होता, इसको याद रखना है। आप रस्सी वाली एग्जांपल को इमेजिन करिए, कॉर्नर से अगर रस्सी बांध के ऐसे खींचोगे तो वो तो हवा में है, तो इसलिए ये दोनों एंगल डिफरेंट हैं। तो अब तीसरा एंगल कौन सा होता है? वेक्टर का एंगल विद जेड एक्सिस को गामा बोलते हैं। ठीक है जी। अब अगर ये तीनों एंगल आपको पता है, क्वेश्चन में गिवन है, और वेक्टर की लेंथ भी अगर आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हो? आप वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो। पहले तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये ए एक्स क्या है? कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो मान लो ऐसे हवा के अंदर है, तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से फेंक दूं ऐसे, तो ये लेंथ जो है भाई साहब वो ए एक्स हो जाएगी, और वो वही बनेगी ए कॉस अल्फा। तो ए एक्स इज ए कॉस अल्फा। ठीक है। तो ऐसे ही आप इस वेक्टर की टिप से, ऐसे हवा में मैंने रस्सी पकड़ रखी है, यहां से अगर मैं वाई एक्सिस से एक परपेंडिकुलर फेंकूं, तो यहाँ एक स्पेस के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो उस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है ये। बड़ा आसान है, बेस है, इसलिए बेस इज हाइपोटेन्यूज टाइम्स कॉस थीटा। ऐसे ही वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर फेंकोगे तो बीटा एंगल आपको पता है, वाई कंपोनेंट इज ए कॉस बीटा। ऐसे ही जेड पे फेंकोगे परपेंडिकुलर लाइक दिस, ये परपेंडिकुलर ही है, ठीक है, नजर नहीं आएगा परपेंडिकुलर, लेकिन ये वाली जो लेंथ है ये होगा ए जेड कंपोनेंट विच इज ए कॉस गामा। तो इस तरह से वेक्टर बन गया ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा केटा। तो इस तरह से हमारे पास तीनों कंपोनेंट्स वेक्टर के आ गए। अब क्या सर अल्फा बीटा गामा जो है वो कोई भी एंगल हो सकते हैं? नहीं, कोई भी एंगल नहीं हो सकते। ये नहीं अपनी मर्जी से 30 है जी, एक 60 है, एक 90 ले लो, ऐसा नहीं है। ये तीनों एंगल एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। वो कंडीशन क्या है? वो है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस cos square beta plus cos square gamma should be 1. Sum of squares of direction cosines. Cos alpha is called direction cosine. Cos beta is also direction cosine. Cos gamma is direction cosine. So there is always the sum of squares of direction cosines ऑफ ए वेक्टर इज यूनिटी। यूनिटी मतलब 1। ये हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमें न्यूमेरिकल में दो एंगल दिए होते हैं, कॉज और अल्फा और बीटा, और गामा हमें कभी कभी नहीं दिया होता, तो हमें निकालना पड़ जाता है। तो गामा आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। गामा दिया हुआ, बीटा दिया हो तो अल्फा निकाल सकते हो, तो उनको फिर ऊपर पुट करके हम वेक्टर लिख सकते हैं। तो इस तरह से होता है ये। एक और चीज करी जा सकती है, यहाँ पे ए एक्स ए कॉज अल्फा है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, यहां से अगर मैं कॉस अल्फा निकालना चाहता हूं, तो वो फॉर्मूला बनेगा ए एक्स बाई ए। ये फॉर्मूला भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी हमें एंगल फाइंड करना पड़ जाता है, हमें वेक्टर का कंपोनेंट पता होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होता है। कॉस बीटा इज ए वाई बाई ए, ये भी नोट डाउन करेंगे। एंड कॉस गामा इज ए जेड बाई ए। अभी एक सिंपल सी प्रॉब्लम इस पे करवाता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएं। इसको कॉपी पे नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करके। चलिए चलिए, तो अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल करवा देता हूं ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट 3D वाले भी क्लियर हो जाएं। छोटी सी एग्जांपल करेंगे, ये चीजें सब हो चुकी हैं। तो दिस इज आवर वेक्टर, इस तरह से हम लिख सकते हैं वेक्टर को, दिस इज ए वेक्टर। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन is
एस वेक्टर 2 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 3 k कैप। तो ये हमें एक वेक्टर दिया गया है 3D के अंदर, कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है। ये 2 - 4 3 क्या होते हैं बच्चों? ये आपको पता है ना, ये कंपोनेंट्स ही हैं। ये हमारा x कंपोनेंट है, दिस इज ए एक्स, दिस इज ए वाई, दिस इज ए जेड। हमें निकालना है फाइंड एंगल्स मेड बाय एस वेक्टर विद एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। तो अभी ये निकालना है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। एंगल्स पूछा है, यहाँ एंगल्स की जगह डायरेक्शन को साइन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। अगर डायरेक्शन को साइन पूछा गया तो सिंपली कॉस अल्फा निकालना है, एंगल पूछा है तो अल्फा कॉस इनवर्स करके हो जाएगा। तो अभी ए एक्स तो पता है भाई 2 है, ए वाई भी पता है, ए जेड भी पता है। ए कैसे निकालते हैं? ए क्या होता है यहाँ पे? ए ये होती है वेक्टर की लेंथ, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए तो निकाला जा सकता है, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 -4 स्क्वायर 16 +3 स्क्वायर 9, 25 4 29 29 मीटर। बस हो गया। कॉस अल्फा ए एक्स 2/29, ये आ गया हमारे पास डायरेक्शन को साइन पहले वाला। अल्फा निकालना है तो कॉस इनवर्स, साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाओ, इसको कैलकुलेट करो, कॉस इनवर्स कर लो इस फैक्टर का। रेडियंस में करोगे तो रेडियंस में एंगल आएगा, डिग्रीज में सेट करोगे कैलकुलेटर को तो डिग्रीज में आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना कि किस तरह से सेट करा हुआ है, तो इस तरह से अल्फा एंगल आ जाएगा। ऐसे ही बीटा एंगल निकालना आपको। बीटा एंगल कॉस इनवर्स y कंपोनेंट -4 डिवाइड बाय √29। ऐसे ही कॉस गामा निकालना आपको, यहाँ निकाल देते हैं, वो तो लिख ही लिया आपने। गामा फाइंड करना है, कॉस इनवर्स 3 √29 ये। अब ये सारे एंगल निकाल के ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रही है। जो भी आ रहा है कॉस अल्फा, उसका कॉस स्क्वायर अल्फा कर दो। मतलब आप सिंपली 2/√29 का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, 1 आना चाहिए, आ जाएगा 1। यहीं से निकाला है, आएगा ही, मुझे तो नजर आ रहा है, आपको पता नहीं आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से 3D में अगर वेक्टर है तो रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं बता दिया मैंने। 3 एंगल चाहिए, और रिजॉल्व करने के साथ साथ एंगल्स अगर डायरेक्शन को साइंस अगर निकालने हैं तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया, ठीक है। तो ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो गया। अब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं, इसको नोट डाउन करिए। डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे कैसे करना है। तो ये चीजें तो हम पहले कर चुके हैं, इनको हम कर देते हैं रब। और अभी आपको सिर्फ अपनी कॉपी पे ये एग्जांपल नोट डाउन करनी है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपने करा इसको। अब हम डॉट प्रोडक्ट की चर्चा शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जितनी फिजिक्स पढ़ोगे स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट हर जगह लगेगा। इवन आप क्वांटम मैकेनिक्स भी करोगे सेकेंड ईयर में, वहां पर भी डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है वे फंक्शंस का। और आप हायर एजुकेशन में जहां भी जाओगे ये आपके साथ रहेगा। तो प्रोजेक्शन क्या होती है इसको भी समझना बड़े ध्यान से। मैं जरा अपने कलर्स देख लूं कौन कौन से हैं मेरे पास। चलो जी, तो मल्टीप्लीकेशन, अरे ये बढ़िया आ गया। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2, अभी 2 वेक्टर करेंगे, फिर 3 की भी सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, 3 वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 वेक्टर में दो चीजें होती हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, जो हम आज डिस्कस करेंगे। दूसरा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए, मान लो ये एक वेक्टर है कोई भी ए वेक्टर, उसके साथ किसी डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा हमें पता होगा तभी डायरेक्शन पता चलेगी। थीटा एंगल पे एक और वेक्टर है बी वेक्टर, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है सर? मल्टीप्लाई करना है, दो चीजें हो सकती हैं। एक हो सकता है ए डॉट बी, दूसरा हो सकता है मैंने इसे बताया ए क्रॉस बी। ये कब करना है, ये कब करना है, ये सब क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आने चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट तब करना है जब हमारे पास उस तरह की फिजिक्स होगी, जैसे वर्क कैलकुलेट करते हैं हम, मैकेनिकल वर्क। आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, मैकेनिकल वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अलोंग वाला होता है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है एफ एस कॉस थीटा, छोटी क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जब भी हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं हम दो वेक्टर्स का
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हुआ है तो वहां पोटेंशियल एनर्जी भी आती है। वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, ये डाइपोल मोमेंट होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज डाइपोल मोमेंट का डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ विद नेगेटिव साइन। तो ये डॉट प्रोडक्ट ना हर जगह अप्लाई होता है, वर्क डन में ज्यादातर खास तौर पे, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं डॉट प्रोडक्ट की जो आपके सिलेबस में, जो आपकी फिजिक्स में आएंगी। तो अभी डॉट प्रोडक्ट होता कैसे है, क्रॉस को रब कर देते हैं। डॉट प्रोडक्ट सीधा सीधा, पहले सीधा सीधा कि हमें ए की लेंथ को लिखना है। ए कितना है यहां से यहां तक, मान लो 10 मीटर है, तो हमें ए को बी की लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, और साथ में कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। कोई डायरेक्शन नहीं होती इसकी, सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है बिना डायरेक्शन के। ए बी कॉस थीटा अगर मैं यहाँ पे पुट करूं, मान लो 30 डिग्री एंगल है, तो सिंपली आप कर सकते हो 10 × 5 × cos 30, ये सीधा कर सकते हो आप। मीटर है, मीटर है, तो एक वैसे मीटर है, 1 न्यूटन है फोर्स, अगर हम फिजिकली चले तो 5 न्यूटन फोर्स है। तो 1 न्यूटन हो गया, 1 मीटर है, तो वर्क बन गया जाउल, 50√3/2 जाउल, 25√3 जाउल। तो ये हमारा एग्जाम्पल होगी वर्क डन की। तो मतलब डॉट प्रोडक्ट की बेसिक डेफिनेशन सिंपली ए बी कॉस थीटा है। तो दिस इज सिंपल एग्जांपल। अब इसको देखते हैं फिजिकली इसका क्या मीनिंग है, डॉट प्रोडक्ट को फिजिकली या ज्योमेट्रिकली क्या बोल सकते हैं। देखो, ये जो ए बी कॉस थीटा है, इसको आप ए और बी कॉस थीटा को आप ब्रैकेट में डाल दो। बी कॉस थीटा क्या है, अभी मैंने बताया था कि अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर फेंके किसी डायरेक्शन की तरफ, तो ये जो लेंथ होगी यहां से लेके यहां तक की लेंथ, बेस बन गया, ये होगा बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा बेसिकली बी का कंपोनेंट ही है अलोंग ए वेक्टर। मतलब ये बेसिकली क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ magnitudes of a vector with the projection of other vector on it। प्रोजेक्शन क्या है, ये जो प्रोजेक्शन वर्ड है कंपोनेंट के लिए ही यूज किया जाता है। प्रोजेक्शन देखिए क्या होती है, समझेंगे जरा। मान लो यहाँ पे मैंने एक लाइट का बल्ब जला दिया, जब ऐसे लाइट गिरेगी इसके ऊपर तो इस वेक्टर की यहाँ पे शेडो पड़ेगी, परछाई पड़ेगी। वो जो शेडो है उस शेडो की लेंथ बी कॉस थीटा से आएगी, उसके लिए ये वर्ड प्रोजेक्शन यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली इट इज प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर विद द प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर। प्रोजेक्शन किसके ऊपर, पहले के ही ऊपर। तो ये इसका फिजिकल मीनिंग है। अगर आपको कोई पूछ ले कि फिजिकल मीनिंग क्या होता है, तो आपको ये लिखना है। चलिए, अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं। कहीं कहीं पे डॉट प्रोडक्ट आपको सिंपली कैलकुलेट करना आ जाएगा। देखिए, अगर हमारे पास एंगल, दो वेक्टर्स का एंगल 90 डिग्री हो, तो cos 90 बच्चों 0 होता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट हमेशा ए बी इंटू 0 मतलब 0 आएगा। इसका मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी चेक टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और नॉट बाय यूजिंग, हम बहुत बार इसको यूज करके, अगर ए डॉट बी 0 आ रहा है तो हमें पता चल जाता है कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ये एक स्पेशल केस है। दूसरा केस, अगर थीटा 0 डिग्री है, जैसे मैंने अभी बताया, तो cos 0g 1 होता है। उस केस में ए डॉट बी सिंपली ए इंटू बी होगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, दिस विल बी मैक्सिमम वैल्यू। अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा हुआ और थीटा 180 डिग्री से छोटा हुआ या 180 डिग्री के बराबर भी हुआ, तो ए डॉट बी नेगेटिव आता है। आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि कॉस की वैल्यूज ना 90 डिग्री से लेके 180 तक नेगेटिव होती हैं, आपको पता है। और अगर 180 है, अगर थीटा हमारे पास 180 डिग्री है, तो ए डॉट बी माइनस ए बी आएगा।
तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव. ये सब चीजें आपने ध्यान में रखनी है. अब फिजिकली नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब है, एक एग्जांपल से समझना हमें. उससे पहले इसको नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके. तो अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल बताने वाला हूं नेगेटिव वर्क की. एक से ज्यादा बताऊंगा जिसमें आपको समझ आएगा कि नेगेटिव वर्क और पॉजिटिव वर्क डॉट प्रोडक्ट से ही आते हैं. कैसे होते हैं, कैसे लेना आपको एंगल, ठीक है. डिफरेंट सिचुएशंस में एंगल कैसे लेना, देखिए. मान ले एक बॉल है. इस बॉल को मैंने ऊपर फेंका. ये मेरी अप्लाइड फोर्स है. ऐसे फोर्स लगाई मैंने, लगाता चला जा रहा हूं, ऊपर लेके जा रहा हूं मैं. यहां पे बॉल पहुंच गई बी पॉइंट पे. ये ए पॉइंट है. ये जो हाइट बॉल ने ट्रेवल करी है वो एच हाइट है. इस एच को हम बॉल का डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, ठीक है. ये फोर्स है. बॉल पे एक और फोर्स लग रही है. जब मैं बॉल को ऐसे ऊपर लेके जा रहा हूं, इस पे एक और फोर्स लग रही है नीचे की डायरेक्शन में, जो है बॉल का वेट एम जी. ठीक है जी. अब अगर यहाँ पे वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स निकालना है तो हम लिखेंगे फॉर्मूला एफ डॉट एस. अब एफ भी ऊपर, एस भी ऊपर, दोनों में एंगल जीरो. ये एफ एस कॉस जीरो होगा. मतलब एफ एस होगा, मतलब जो भी मैंने फोर्स लगाई है उस फोर्स को एच से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब मैं फोर्स उतनी ही लगा रहा हूं वैसे जितना इस बॉल का वेट है एम जी के बराबर. अगर मैं ऐसे एम जी के बराबर फोर्स लगा के इसको ऊपर लेके जाऊंगा ना, तो मैं बॉल को स्पीड अप नहीं कर रहा. बॉल की वेलोसिटी कांस्टेंट है उस केस में, क्योंकि नीचे भी एमजी लग रही है ऊपर भी मैं एमजी लगा रहा हूँ. नेट फोर्स तो बॉल पे जीरो ही लग रही है उस सिचुएशन में. अगर नेट फोर्स जीरो लग रही है तो बॉल कांस्टेंट स्पीड से ऐसे ऊपर जा सकती है. न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग अगर कांस्टेंट वेलोसिटी रखनी है तो नेट फोर्स जीरो ही रहेगी. तो ये एफ जो है वो भी अगर एम जी है तो एम जी एच ये हमारा वर्क आ गया. बॉल को हाइट एच तक लेके जाने में पॉजिटिव वर्क आया है. वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव आया है. दूसरी सिचुएशन वर्क डन बाय ग्रेविटी. सेम इसमें, सेम एग्जांपल में दूसरी चीज. इस केस में भी हम फॉर्मूला लिखेंगे ग्रेविटी वाली फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. अब ग्रेविटी वाली फोर्स तो नीचे की तरफ है भाई साहब, तो यहां आ जाएगा एफ जी. एस वेक्टर की वैल्यू एच. कॉस कितना आएगा, कॉस ऑफ एंगल, एंगल विल बी 180 डिग्री. वाई, देखो एम जी नीचे एच ऊपर, तो ये एंगल जो बनेगा यहाँ पे 180 डिग्री का बनेगा. माइनस साइन आएगा, एफ जी को पुट करेंगे एम जी एच, ये माइनस कॉस 180 के कारण आया. तो इसी सेम सिचुएशन में वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस एम जी एच. तो एक ही सिचुएशन में वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव आ गया. एक ही सिचुएशन में वर्क डन बाय अनदर फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेगेटिव आ गया. तो इस तरह से नेगेटिव वर्क हमारे पास आ जाता है. इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि अगर हम फ्रिक्शन की बात करें, ये ब्लॉक है हमारे पास, इस ब्लॉक को खींचा, खींच के ले गए एस डिस्प्लेसमेंट तक. फ्रिक्शन फोर्स तो भाई साहब ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है हमेशा, एफ के. तो यहाँ पे भी 180 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों के इन बिटवीन. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, कैनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव. तो ये नेगेटिव वर्क की मैंने एक दो एग्जांपल्स दी हैं आपको. जीरो वर्क तब होगा जब दोनों आपस में 90 डिग्री पे आएंगे. इसकी एग्जांपल है सर्कुलर मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगती है. ऑब्जेक्ट हमेशा टेंजेंशियली इसका डिस्प्लेसमेंट होगा एंगल 90 डिग्री. तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो because angle is always 90 degree. So these are some common examples of dot product जो आपको आनी चाहिए. अब हम चलेंगे डॉट प्रोडक्ट को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो इसको लिख लीजिए कॉपी पे एग्जांपल्स को. चलिए अब हम कंपोनेंट फॉर्म में भी फटाफट देख लेते हैं, जल्दी जल्दी. देखिए, मान लो आपके पास एक ए वेक्टर है विच इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. अब हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है. तो बड़े ध्यान से करना है. डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, हम ऐसे लिख लेंगे ए डॉट बी. इधर आ जाएगा पूरा का पूरा ये वाला वेक्टर
डॉट, ये डॉट लगाना बड़ा जरूरी है, ठीक है। जब आप सीख जाओगे ना तो सीधा हो जाएगा, एक ही स्टेप में, ये सिर्फ सिखाने के लिए है। अब आप जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हो, इस पहले वाली टर्म को तीनों से ही करना पड़ेगा हमें, लेकिन दो आंसर यहाँ जीरो आ जाएंगे, पहले उसकी चर्चा करते हैं। तो ये साइड पे लिख के प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट देखेंगे पहले। क्यों जीरो होंगे अभी पता चलेगा। देखो, पहली प्रॉपर्टी, अगर मैं ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं तो वो बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट उसके बराबर ही होगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं ए बी कॉस थीटा, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग ले जाऊं या ए का कंपोनेंट बी के अलोंग ले जाऊं, मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉट प्रोडक्ट रिमेन सेम। अब सेम प्रॉपर्टी को अगर मैं ए डॉट ए कर दूं, वो बनेगा ए इंटू ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि सेम ही वेक्टर का उसके साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर दिया मैंने, तो उनमें तो एंगल जीरो ही रहेगा, कॉस 0 1, ये बनेगा ए स्क्वायर। ये बहुत काम आती है प्रॉपर्टी एग्जांपल्स में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। थर्ड, अगर मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं और मैंने एक वेक्टर का दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट के साथ, बी और सी का रिजल्टेंट क्या होगा, बी प्लस सी, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, रिजल्टेंट फाइंड किया, उनके रिजल्टेंट के साथ मैंने ए का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो मैं रिजल्टेंट पहले फाइंड कर लेता हूँ, बाद में डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ, कुछ आंसर आएगा। या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, बराबर होगा कि मैं ए का पहले बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लूँ, फिर ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लूँ, बाद में ऐड कर दूँ, बात एक ही है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये फटाफट लिख लेंगे क्योंकि ये काम आते हैं जब हम प्रॉब्लम्स करते हैं। वेक्टर कैलकुलस और वेक्टर अलजेब्रा में बहुत सारी प्रॉब्लम्स करनी है हमें, वहां काम आएंगी चीजें। ये होगी तीसरी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फोर्थ, वो इसी की एप्लीकेशन है डेफिनेशन की, आई डॉट जे, जे डॉट के, के डॉट आई, जितने भी यूनिट वेक्टर्स हैं, किसी एक यूनिट वेक्टर का दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, क्योंकि इनमें एंगल 90 डिग्री है। आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, जे कैप वाई के अलोंग होता है, तो एक्स और वाई में तो 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे ये वाला डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो यहाँ पे इसीलिए जब मैं आई को जे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो आई डॉट जे आ जाएगा, जो आंसर जीरो लेके आएगा। तो इसलिए सिंपली इसको पहली टर्म से ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप आई डॉट आई करेंगे तो आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का 1, कॉस 0, कॉस 0 भी 1, आंसर इज 1। तो आई डॉट आई इज जे डॉट जे इज के डॉट के, तीनों 1। तो अब इस चीज को यूज करेंगे हम, आप साथ साथ इसको नोट डाउन कर लें, ये सारी प्रॉपर्टीज लिख लें साइड पे। अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो आपको सिंपली x कंपोनेंट को x से मल्टीप्लाई करना है, सीधा ax bx प्लस, कोई आई कैप जे कैप के कैप नहीं आएगा, स्केलर है, ये डायरेक्शंस बताते हैं हमें, तो इस केस में नहीं आएगा। y को y से, ay by, z को z से। चलिए, ये होगा हमारा आंसर, इसको हम अभी यूज करेंगे। ठीक है जी, ये काम आएगा हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस में जब हमें दो वेक्टर इस तरह कंपोनेंट फॉर्म में गिवन होंगे, और ये डेफिनेशन हमें दो वेक्टर्स के इन बिटवीन एंगल निकालने के लिए भी काम आएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो पहले इसको आप नोट डाउन करिए, एक एग्जाम्पल करवा देते हैं आपको, साथ साथ आप लिख लीजिए। मान लें अभी मेरे जो पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही थी वो ये है, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये हुआ आई क्या माइनस जे का प्लस के का, यहाँ चलो 2 लगा देते हैं। हमें निकालना है वर्क, तो अब डॉट प्रोडक्ट करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6, 2 को -1, यहाँ -1 है, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करा -2, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा +5, तो ये हो गया 11 - 2 9 जाउल। तो इस फोर्स ने 9 जाउल वर्क किया है।
तो ये डॉट प्रोडक्ट इस तरह से भी कंपोनेंट फॉर्म में कैलकुलेट होता है। लिखिए इसको कॉपी पे फटाफट। तो ये हमारा अभी डॉट प्रोडक्ट हर तरीके से हमने कवर कर लिया। अब हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। एक मैंने बताया, दो वेक्टर्स को आप चेक कर सकते हो कि दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, आप चेक कर लो। दूसरा, आप किसी भी दो वेक्टर्स में एंगल फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो इस डेफिनेशन को यूज करके ना, मैं इस कमरे के जो डायगोनल्स होते हैं, एक क्यूब है मेरे पास, उस क्यूब के फेस डायगोनल हो सकते हैं, उस क्यूब के बॉर्डर डायगोनल हो सकते हैं। फेस डायगोनल्स का वेक्टर कैसे लिखना है ये सिखाऊंगा, बॉर्डर डायगोनल्स का वेक्टर कैसे लिखना है ये सिखाऊंगा, और उन्हें एंगल कैसे फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। जो मैं अभी आपको क्यूब के बारे में बताने वाला हूँ, ये मैं सेमेस्टर 5 की फिजिक्स स्टार्ट करूंगा, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। उसमें मिलर इंडिसेस का टॉपिक आता है, उसमें हमें ये कोऑर्डिनेट्स क्यूब के लिखने पड़ते हैं। तो आपको एक क्यूब की सारी डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह से हम क्यूब के सारे कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, ठीक है, वो हम अभी देखेंगे। और एक क्यूब नहीं बल्कि 6-7 तरह के क्यूब आप बना सकते हो। ओरिजिन शिफ्ट करके क्यूब का किसी भी कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाते हैं। वो सब कैसे होता है, लेट अस स्टार्ट। एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स। तो ये ग्रीन कलर में आई होप नजर आ रहा, आपको नहीं आ रहा तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में लिख के, मैं फिर ग्रीन कलर नहीं यूज करूंगा, ठीक है। ब्लू यूज करते हैं अभी। तो सिंपली ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है जी। तो कॉस थीटा क्या होगा जी, ये होगा ए डॉट बी डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो अगर आपके पास मान लेते हैं जी, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एक वेक्टर है जी, दूसरा है 3 i कैप प्लस 2 j कैप। तो 3 की जगह कुछ और लेते हैं, -3 लेते हैं। चलो, हमें इन दोनों में निकालना है जी एंगल। तो हम क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट पहले कर लेंगे। क्या है दोनों का डॉट प्रोडक्ट, आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई -3, जे कैप वाले को जे कैप से +2, के कैप है ही नहीं छोड़ दो, -1। ए डॉट भी आ गया -1। ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर √3। बी का मैग्नीट्यूड -3 स्क्वायर 9 प्लस 2 स्क्वायर 4 √13। 13 ही आया, हाँ चलो। अब दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है, ए बी √39। चलिए, बस हो गया। व्हाट इज एंगल, cos theta is a dot b, a dot b is -1 by √39। थीटा निकालना है, उठाओ अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर जी। cos इनवर्स -1 बाय √39। चलिए, हो गया काम। तो ये हमारा एंगल आ गया इन दोनों वेक्टर्स में। जो देख के तो बता नहीं सकते, वेक्टर ड्रॉ करने पड़ेंगे ना, तभी बताओगे ना एंगल। 2D वाले होते हैं अगर दोनों, ये तो 2D वाला है, ये 3D में है। तो अगर दोनों वेक्टर 2D वाले होते हैं फिर ड्रॉ करके भी निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमें ये कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। अब हम एक क्यूब की एग्जांपल लेने वाले हैं जिसमें हमें दो फेस डायगोनल्स के बीच में एंगल निकालना है। तो एंगल बिटवीन फेस डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, फाइंड एंगल बिटवीन फेस डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। चलिए, इसको मैं रब कर रहा हूं, ये आपको समझ आ गया कैसे एंगल निकालते हैं। ये आप लिख ला करो साथ साथ फटाफट, ठीक है। वीडियो पॉज कर लिया करो, अगर मैं कभी भूल जाऊं ना बताना कि वीडियो पॉज करो, तो खुद ही कर लिया करो। चलो, ये है जी भाई साहब, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, कलर ब्लैक। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। यहाँ पे एक डब्बा, बेसिकली तो क्यूब ही था, कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बाद में बनाया। ये हमारा क्यूब। अब पहले हमें दो फेस डायगोनल्स के बीच में एंगल निकालना है, तो हमें दोनों फेस डायगोनल्स के वेक्टर्स लिखने पड़ेंगे ना, वेक्टर्स तो चाहिए ही। तो कौन कौन से दो डायगोनल्स, देखो ये पीछे वाला फेस आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये वाला मैंने ऑरेंज कर दिया। एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं।
एक ये ऐसे वाला फेस है और एक पीछे वाला। तो यहां से अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, एक वेक्टर पीछे वाले फेस पे है और एक इस फेस पे है, और हमें ये वाला एंगल थीटा निकालना है दोनों के इन बिटवीन। ठीक है, कैसे निकलेगा? बड़ा आसान है, कोऑर्डिनेट्स लिखने आने चाहिए पहले, तभी पोजीशन वेक्टर लिखेंगे ना। तो ओरिजिन पे आप मान लो 0,0,0। अब आप ओरिजिन से जब वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे तो वाई में चेंज आएगा। हम इसकी लेंथ 1 मान लेते हैं, तीनों साइड इसकी 1 है। तो अगर हम O से y की तरफ जाएंगे तो y में चेंज आएगा। तो x 0 रहेगा, y 1 हो जाएगा, z 0 रहेगा। तो पहले इसके सामने वाला लिख लेते हैं। ऐसे ही मैं z की तरफ जाऊंगा तो z में चेंज आएगा, x 0 रहेगा, y 0 रहेगा, लेकिन z 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं x एक्सिस की तरफ आऊंगा यहाँ पे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x में चेंज आएगा 1, y 0 रहेगा, z 0 रहेगा। तो सबसे पहले ये तीन कोऑर्डिनेट्स। अब सेम मेथड हर जगह अप्लाई कर दो। देखो रेड कलर देखो, यहां से मैं y की तरफ जा रहा हूं, तो अब इस कोऑर्डिनेट्स में इन तीनों में y कोऑर्डिनेट चेंज कर दो, बाकी सेम रहने दो। तो x तो 0 रहेगा, y को चेंज करना है, y बनेगा 1, और z तो पहले ही 1 था, वो वैसे ही। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आया। अब ऐसे ही आप सामने की तरफ आ रहे हो, तो आप आ रहे हो एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इस कोऑर्डिनेट में x को चेंज कर दो, x 1 हो गया, y जो पहले था 0, z जो पहले था 1। x पहले 0 था, अब 1। ठीक है जी। अब आप इसके कोऑर्डिनेट चाहते हो, कहीं से भी आ जाओ, चाहे इधर से उधर चले जाओ, चाहे पीछे से यहाँ आ जाओ। चलो मैं इधर से उधर चला जाता हूँ, y एक्सिस के अलोंग जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं। तो y कोऑर्डिनेट विल चेंज टू 1, बाकी दोनों सेम। तो ये है 1,1,1। कौन सा रह गया? ये भी हो गया, ये रह गया। यहां से जब मैं इधर जाऊंगा y के अलोंग, तो y चेंज होगा 1,1,0, z 0 रहेगा बाकी। तो आसान है ना कोऑर्डिनेट्स लिखना। अब कोऑर्डिनेट्स तो लिख लिया, वेक्टर लिखने हैं। तो ये मान लो आप ए वेक्टर, ये वाला मान लो बी वेक्टर। ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 1, 1। तो ए वेक्टर बनेगा 0 आई कैप, वो मत लिखो, +1 जे कैप, +1 के कैप। ये हमारा ए वेक्टर आ गया जी। अब हमें लिखना है बी वेक्टर। बी वेक्टर के ये कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 0, 1। तो बनेगा आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप। ए डॉट बी, ए डॉट बी हो जाएगा ब्लू कलर के अंदर, दोनों को मल्टीप्लाई 1 × 1, ये तो 0 है। जे को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे 0, जे को के साथ करेंगे 0, के को आई के साथ करेंगे 0, के को के साथ करेंगे 1। ए डॉट बी इज 1। ए का मैग्नीट्यूड 1² + 1² √2। बी का मैग्नीट्यूड √2 cos थीटा। ए डॉट बी फॉर्मूला रिवाइज करें अपॉन ए बी। फॉर्मूला ए डॉट बी इज 1, ए बी √2 मल्टीप्लाई 2। तो थीटा इज cos इनवर्स हाफ। उठाओ साइंटिफिक कैलकुलेटर, अब नहीं चाहिए साइंटिफिक कैलकुलेटर, हाफ आपको पता है 60 डिग्री पे होता है, तो थीटा इज 60 डिग्री। तो दो फेस डायगोनल के इन बिटवीन एंगल होता है 60 डिग्री। कोई भी दो फेस एंगल ले लो, चाहे आप एक यहां ड्रॉ कर देते नीचे, एक इस सरफेस में ले जाते, उनके बीच में भी 60 डिग्री, हर जगह 60 डिग्री। तो ये पहली प्रॉब्लम हो गई, ये तो आसान थी, अभी ये आसान थी। अब हमें बॉडी डायगोनल्स के इन बिटवीन एंगल निकालना है। तो बॉडी डायगोनल कौन से होते हैं? रेड कलर में दिखाएंगे आपको, रेड कलर अभी मैंने यूज करा है। चलो कोई बात नहीं। ये है हमारा एक कॉर्नर, ये है ओरिजिन, ये वाला। तो यहां से वो ब्लू जैसे ही हो जाएगा, मैं ब्लू को ना पीछे से रब कर दूं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैंने अभी इसको रब रूब कर देना है, ठीक है? तो आई होप आपने करा है। वीडियो पॉज करके करा करो, मैं नहीं टाइम दूंगा, वीडियो पॉज करके रब करो। चलो अब देखो क्या कर रहा हूं मैं। ये डब्बा बना रहने देते हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो पहले वाला हमारा वेक्टर है उसको हम पीछे से डिलीट कर देते हैं। ये भी नहीं चाहिए अभी, क्योंकि ये तो फेस डायगोनल है। चलो तो ये मैं दोबारा से ड्रॉ करूंगा अभी। ये भी नहीं चाहिए, ओरिजिन चाहिए हमें, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए, वो मैं लिख लेता हूँ दोबारा से 0,0,0। तो ये जो कॉर्नर है पीछे है, ये कॉर्नर आगे वाले सरफेस पे है।
तो एक तो ये वाला हमारा वेक्टर जो है, जो बड़ा आसान है, ए वेक्टर, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता ही है, वो लिख लेंगे। 1 1 1 है, तो इसलिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। एक वेक्टर तो मुझे मिल गया। दूसरा वेक्टर कौन सा बॉडी डायगोनल है सर? कोई भी ले लो। तो यहां से इसको ज्वाइन करेंगे, ग्रीन कलर देखो, ये ऐसे मैंने बनाया नीचे की तरफ वेक्टर। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए मुझे। ये 110 लिखे तो हुए हैं सर, गलत। ये 110 इस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू है। अगर आप वेक्टर यहां से स्टार्ट कर रहे हो तो ओरिजिन यहां चाहिए, उस रीजन के विद रिस्पेक्ट टू चाहिए मुझे कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनो। ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मुझे ओरिजिन को यहां शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी ओरिजिन नीचे है, तो ये वाले कोऑर्डिनेट इस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू आए हैं, जो नीचे बना हुआ है। हमें ओरिजिन ऊपर शिफ्ट करना है। कैसे करेंगे? बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो ध्यान से, हमने ये नीचे वाले सारा का सारा फेस ऊपर इमेजिन कर लेना है, सारे कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, देखो मेहनत अब कर रहा हूं, यहां से जो कर रहा हूं बता रहा हूं। नीचे वाले सारे कोऑर्डिनेट्स ऊपर लिख रहा हूं, ओरिजिन यहां है, तो 0,0,0 ये अभी जैसे मैंने लिखे थे वैसे ही है। ये वाला अब 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा। वेक्टर नहीं चेंज होना, पहले वाला वेक्टर इस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू लिखा है वो वही रहना है, लेकिन ये वाला कोऑर्डिनेट अब ये बन गया, और 1 0 0 यहां आ गया। चलो, तो नीचे वाले कोऑर्डिनेट अब डिफरेंट आएंगे, ये कुछ और आएंगे। वो कैसे निकालने अभी बता रहा हूं आपको। तो यहां तक पहले समझ लो कि आप ओरिजिन ऊपर मान लिया। ऐसे भी समझ सकते हो, अगर ओरिजिन ऊपर माना है तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, अभी ये वाई है, सॉरी ये वाई है, वाई इधर माना था मैंने, और ये हमारा एक्स है। ठीक है जी। अब नीचे की तरफ है हमारा बॉडी डायगोनल। ये बॉडी डायगोनल, चाहे मैं ऐसे एक पैरेलल और डायरेक्शन बता दूं, एक ही बात है, वही चीज मैं कर रहा हूं। अब नीचे वाले सरफेस के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखें? वैसे ही जैसे पहले लिखते थे। इस पॉइंट से नीचे आ रहा हूं जेड एक्सिस की तरफ, तो जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बाकी सेम रहेंगे। जेड कोऑर्डिनेट कितना चेंज होगा, क्या आएगा? देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। 0 0 एक्स वाई सेम, लेकिन जेड होगा अभी -1, क्योंकि मैं नेगेटिव जेड की तरफ आया हूं। ओरिजिन ये है, तो नीचे की तरफ -z एक्सिस आया। बस इस बात का ध्यान रखना। चलो, अब फर्दर यहां से इस तरफ, यहां से इस पॉइंट से भी मैं नीचे आ रहा हूं नेगेटिव, तो अब ये कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, x सेम रहेगा, y में भी कोई चेंज नहीं, सेम रहेगा, लेकिन z 0 की जगह -1। इसके लिए एक्स वाई सेम 1,1, लेकिन z कोऑर्डिनेट -1, तो z कोऑर्डिनेट बस नेगेटिव हो जाए, क्योंकि मैं हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं। ये वाला कोऑर्डिनेट मेरे पास है, मैं ये लिखना चाहता हूं, तो मैं x और y 1 0 1 0 वैसे ही रहने दूंगा, लेकिन जो z कोऑर्डिनेट है वो 0 की जगह बनेगा -1। 0 से माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि हम नेगेटिव z की तरफ जा रहे हैं। तो अब इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट आ गए 1 1 -1, तो जो हमारा b वेक्टर है, 1 मतलब आई कैप, +1 मतलब जे कैप, माइनस के कैप, ये बनेगा सर। तो इस तरह से पहले आपको बॉडी डायगोनल के लिए वेक्टर लिखना आना चाहिए, तभी आप एंगल निकाल पाओगे। और ये जो चीज मैंने आपको सिखाई है ना, ये कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में पहले चैप्टर में टॉपिक होता है, डायरेक्शंस वाला, मिलर इंडिसेस। वहां बहुत काम आती है चीज। मिलर प्लेन्स होते हैं, मिलर इंडिसेस होती हैं, तो जो सेमेस्टर 5 के बच्चे हैं वो भी इसको ध्यान से करेंगे। बस अब तो कुछ भी नहीं है। ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो, √3 ही आएगा। बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, √3 आएगा। ए डॉट बी कर दो, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से -1, ये दोनों 1 कट गए, 1 ही आ गया। cos थीटा ए डॉट बी 1 डिवाइड बाय ए इंटू बी 3, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3। उठाओ अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में डिग्रीज में ये कितना एंगल आ रहा है। 70 डिग्री के आसपास आएगा, 70 और 80 के बीच में। सही आंसर क्या है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितना है। तो इस तरह से हमने ये वाला एंगल निकाल लिया थीटा, तो मतलब ये भी निकाल लिया थीटा। सारा ही सेम होते हैं, चाहे ये मान लो, ये मान लो, हर बॉडी डायगोनल में
यही एंगल होता है। तो इस तरह से बच्चों हम डॉट प्रोडक्ट को यूज करके किसी भी दो वेक्टर्स में एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। मैंने कोशिश करी है आपको डॉट प्रोडक्ट सारा जो जो चीजें जरूरी हैं करवा पाऊं। डॉट प्रोडक्ट हमारा नेक्स्ट जो वेक्टर कैलकुलस करेंगे ना, तो वहां पे डेल ऑपरेटर आएगा। डेल ऑपरेटर का भी डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, डेल डॉट ई वेक्टर, उसको डाइवर्जेंस बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट भी करते हैं, डेल क्रॉस ई, उसको कर्ल बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट सिखाऊंगा आपको कैसे कैलकुलेट करना है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ऐसे ही दो तीन एग्जांपल्स करवाऊंगा। उसके बाद हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए यूज होता है मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में। तो ये सब करके फिर हम वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स लॉ, बहुत कुछ आने वाला है, डिराक डेल्टा फंक्शन, ये सब चीजें करेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।